जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग सुनले उस गुफा की तरफ बढ़ते और सुनले का प्लान अलग था कि जैसे इसको वो तलवार मिल जाएगी, वांग लिंग को ये निपटा देगा। अब ये दोनों गुफा की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी दूर पर इन्हें वो जो थर्ड सीनियर ब्रदर था उसका स्केलेटन देखने को मिलता है। और इस दौरान ये जो सिक्स सीनियर ब्रदर था यानी कि सुनले, ये वांग लिंग से पूछता है कि वो ब्लैक सेलेस्टियल फीड क्या है। अब वांग लिंग भी कहता है मेरे हिसाब से ब्लैक स्केलेटन से उसका कुछ रिलेशन होगा, क्योंकि वो जो ब्लैक फिट था उस स्केलेटन के आसपास ही घूमते रहता था और हर बार जब वो स्केलेटन में जाता था तो मानो स्केलेटन जिंदा हो रहा हो, कुछ वैसा लगता है। जैसे कि अभी जो थर्ड सीनियर ब्रदर मरा, उसकी जो भी औरत थी वो ब्लैक फीड स्केलेटन में शायद डाल रहा था। अब ये डिसाइड करते हैं बाकी जो फीड्स हैं, यानी वो जो बॉल ऑफ लाइटनिंग या जो भी बोल लो इन्हें, हम पहले उन्हें मारेंगे, उसके बाद कुछ करते हैं। अब वांग लिंग इसके बाद थंडर टोड निकालता है। सुनली को और भरोसा हो जाता है कि यार ये बंदा खतरनाक है, क्योंकि इतना टॉप क्वालिटी का स्पिरिचुअल बीस्ट होना किसी के पास ये उसके कल्टीवेशन को भी दिखाता है। अब सुनली अपने स्वर्ड को स्केलेटन की तरफ भेजता है। जैसे ही वो सेलेस्टियल फेट्स इस तलवार को देखते हैं, तुरंत ही सुनली और वांगलिंग की तरफ अटैक कर देते हैं। अब सुनली इस दौरान कुछ जेड यूज करता है जिसमें से स्मोक निकलते हैं और ये जो भी सेलेस्टियल बीस्ट फीट थे ये जमीन पे ऐसे गिरने लगते हैं, पर ये बहुत ज्यादा थे। तो सुनली अब अपने तलवार से इन्हें काटते जाता है। अब इधर वांगलिंग भी थंडर टोड को आदेश देता है और एक थंडर वाली ओरा आगे की तरफ वांगलिंग इसकी मदद से बढ़ा देता है। लाइटनिंग इतनी खतरनाक थी कि बहुत सारे सेलेस्टियल बीस्ट फीड मारे जाते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि ये बीस्ट फीड मारे जाएंगे, तभी वो जो ब्लैक फीड था अब वो आगे आता है और सीधा जो ये वांगलिंग का बॉल ऑफ लाइटनिंग था उसकी तरफ बढ़ता है। वांगलिंग तुरंत ही थंडर टोड को बैग में भरता है और यहाँ से निकल जाता है और पीछे हटते हटते बहुत सारे वॉन्डरिंग सोल्स को आगे की तरफ उछाल देता है। अब सुनली को भी पीछे हटना पड़ता है। अब इधर वो जो ब्लैक लाइन थी यानी ब्लैक बीस्ट फीड, उसके कलर वॉयलेंट बैंगनी रंग के होने लगते हैं और इसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी थी और इसका टारगेट वांगलिंग नहीं था बल्कि सुनले था। वांगलिंग पीछे हटते हटते कुछ पिल्स खाता है, लेकिन इसी दौरान ये जो बीस्ट ट्रैप यूज करता था टोड के लिए, टोड पे मतलब इसने एक कॉलर लगाया था, मैंने आपको बताया था पट्टा टाइप, और इस टोड का पावर इससे शायद ज्यादा था तो वांगलिंग को उसमें ऑरा भेजनी पड़ती थी। तो इस बार ये जल्दी ही इसके ऑरा सक करने लगता है। वांगलिंग सोचता है यार ये तो आधा दिन पहले ही हो गया। इधर वांगलिंग के जो भी वॉन्डरिंग सोल्स थे इसी के साथ आ जाते हैं, क्योंकि वो जो ब्लैक लाइन थी इसे फॉलो ही नहीं करती बल्कि सुनली को कर रही थी। और वांगलिंग उसी स्पॉट पे पहुंच जाता है जहां पर इसकी सुनली से बात हुई थी। सुनली भी फाइनली आता है, इसके कपड़े फटे हुए थे, अंदर में इसने एक सिल्वर आर्मर पहना था, नहीं तो वो ब्लैक बीस्ट फीड इसे शायद खत्म कर चुका होता। दायां हाथ इसका खून से सना था और एक उंगली मिसिंग थी। वांगलिंग फिलहाल अर्थ एस्केप टेक्निक को यूज करता है ताकि सुनली के करीब पहुंच सके। कैसा था कि वांगलिंग और सुनली के बीच में बहुत सारे गुफाएं थी और दूरी 10,000 फीट की थी। आधा घंटे में वांगलिंग सुनली के करीब था। वांगलिंग इसे मारने आया था, लेकिन सुनली कोई पिल खाता है जिससे इसकी ऑरा 80% रिकवर हो जाती है। तो वांगलिंग भी होशियारी दिखाता है कि आप कल्टीवेट करते रहो, मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ। सुनली ये सुन के चौंक जाता है पर विश्वास नहीं करता। अब वांगलिंग भी यहीं पर क्रॉस लेग बैठ जाता है। 3 घंटे लगते हैं, सुनली रिकवर कर चुका था और वांगलिंग से कहता है क्या फिर से चलें। दोनों फिर से पहुंचते हैं और बहुत सारे वो जो 20 फीड थे इन पर फिर से अटैक करते हैं और सुनली बोलता है कि फेलो कल्टीवेटर यानी वांगलिंग को आप पीछे रहो, इस बार तो मैं अपना बदला लेके रहूंगा, इन्होंने मेरी एक उंगली खत्म कर दी है। अब ये एक ब्लैक फैन निकालता है जिसमें से ब्लैक फॉग बाहर निकलता है, ऑरा काफी कोल्ड थी। सुनले इस दौरान अपने सोल को अपने बॉडी से बाहर निकालता है और फैन को यूज कर रहा था। अब पूरे एरिया में ब्लैक आइस फैलने लगता है, मतलब पूरा ये जो इधर का अंदर का गुफा का एरिया था वो मानो एक वर्ल्ड ऑफ ब्लैक आइस बन चुका था। सुनले फिर से अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और अब ये वांगलिंग से कहता है कि मेरी टेक्निक का एक लिमिट है, 10 सांस तक, मैं आगे जाता हूँ, उसके बाद आपको बचाने आऊंगा। वांगलिंग भी एक स्माइल देता है। फिलहाल कैसा हुआ था कि जो भी ये बीस्ट वगैरह थे ये मानो रुक से चुके हो। सुनले का कैलकुलेशन भी अच्छा था, सुनले का प्लान भी यही था, क्योंकि पूरे एरिया को इसने फ्रीज कर दिया था। तो जैसे इसको तलवार मिलेगा वो जो स्केलेटन है उसको वांगलिंग पे फेंक देगा। इसका अंदाजा ये था कि जो भी ज्यादा क्लोज होगा उस पे ही वो ब्लैक फीड अटैक करता था और वांगलिंग तो पहले से समझ रहा था। वांगलिंग तैयार था, ये वुड कार्विंग निकालता है जिस पर वो टाइम डोमेन था, क्योंकि आगे जाना या पीछे जाना ये समय का हिस्सा होता है, समय को रोकना भी समय का हिस्सा है यानी टाइम डोमेन का। इसलिए सबसे पावरफुल टाइम डोमेन होता है और समय का आकलन वांगलिंग से अच्छा और कौन जानेगा। ये हेवन डिफाइंग बीट को भी यूज करता था, इसलिए इसने वो जो वुड कार्विंग बनाया था पासिंग डोमेन ऑफ टाइम का बहुत अच्छे से बना लिया था। अब जैसे वुड कार्विंग निकालता है उसमें से एक लाइट बाहर निकलती और ये ब्लैक आइस से टकराती है। वांगलिंग भी अब आगे बढ़ता है और इसकी स्पीड सुनली से भी तेज थी।
और वांगलिंग इससे अब कहता है कि सुन ले, तुमने मुझे अभी तक वो वुड नहीं दिया, तुम आगे कैसे जा रहे हो। सुनली का चेहरा अगली हो जाता है। ये तुरंत ही उस वुड को वांगलिंग को दे देता है, जिसका इसने वायदा किया था। सुनली जानता था कि फिलहाल ये कुछ कर नहीं सकता, तो गुफा में आगे बढ़ता है। वांगलिंग इधर जाता है और स्केलेटन के चेस्ट के ऊपर वो जो मेटल था उसे उठा लेता है। जेड तो इसने पहले ही ले लिया था। इधर सुनली उस तलवार को टच करता है और ये अलग पेन फील करता है। एक बार में तो ये छोड़ देता है, फिर दोबारा से ये उस तलवार को पकड़ता है और ज्यादा पेन फील होता है, पर छोड़ता नहीं है। इसके हाथों में मानो छेद हो चुके थे। स्वॉर्ड की ऑरा इतनी फियर्स थी कि इसने ये जो आर्मर पहना था सिल्वर कलर का, वो भी मेल्ट होने लगता है। सुनले को समझ में आता है, ये तलवार को छोड़ देता है। 8 सांसें के बराबर टाइम शायद निकल चुका था। इसे अब जाना पड़ेगा। थोड़ा भी लेट किया तो ये मारा जाएगा। पर शायद इसका कैलकुलेशन गलत था। अब वो जो ब्लैक सेलेस्टियल फीट था इसके ब्लैक आइज से बाहर निकल चुका था और इसकी तरफ पड़ता है। इसे समझ में नहीं आता। इसके टीचर ने तो कहा था कि 10 सांस के बराबर ये किसी भी चीज को रोक सकता है। अब इसे क्या पता था, वो जो ब्लैक सेलेस्टियल फीट है, वो जो बॉल ऑफ लाइटनिंग का पावर था जो थंडर टोड ने उसके ऊपर फेंका था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। तो उसकी मदद से इसने समय को थोड़ा सा कम कर लिया था और वांगलिंग का जो टाइम डोमेन था उसकी वजह से भी बर्फ थोड़ा सा गल गया था। सुनने को अब लगता है कि डेथ इसके निकट है, क्योंकि वांगलिंग इधर से निकल चुका था। अब गुस्से में ये एक ब्लैक बीड निकालता है जो कि इसके 100 सालों से ज्यादा का कल्टीवेशन से बना था। इसकी मदद से ये शायद ओरिजिन सोल बना सकता था दूसरा, बट अब इसे लूज करना पड़ेगा और अब इसका पावर लेवल शायद नासेंट सोल पे जा सकता है। और सुनने आंखें बंद करता है और बोलता है एक्सप्लोड। अब ब्लैक बीड में से एक ब्लैक लाइट निकलती है। उधर वो जो ब्लैक बीस्ट फीड था वो भी अपने साइज को कम कर लेता है ताकि खुद को बचा सके। एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि बाकी जो भी बीस्ट फीड थे वो तो तुरंत ही मारे जाते। सुनली की बॉडी भी यहाँ से गायब हो चुकी थी। इधर वांगलिंग जो कि बाहर निकल रहा था इस डिस्ट्रक्टिव फोर्स को फील करता है। वांगलिंग अब टेलीपोर्टेशन को यूज करने वाला था, पर यह साउंड सुनता है कि इस पूरा सेलेस्टियल रियल में ये जो इसका हिस्सा है ये कोलैप्स कर रहा है। और ये अच्छा किया कि इसने टेलीपोर्ट नहीं किया, नहीं तो किसी और स्पेशल रिफ्ट में चला जाता जहां पर निकलना मुश्किल था। अब ये अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग से खुद को ढक लेता है। अब यहाँ पर एक ब्लैक होल सा बन जाता है जिसको ये लोग डार्क वॉइड बोलते हैं, जो कि पूरी चीजों को मानो निकल रहा हो। 500 फीट के आसपास का एरिया बस बचा था। घटते घटते ये 100 फीट पे आ जाता है। वांगलिंग का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और अभी भी ये जमीन पे ही था, क्योंकि डेवोरिंग का स्पीड इतना फास्ट था, ये करे तो करे क्या। अब वांगलिंग एक क्रिस्टल निकालता है। ये था सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का वही बीड जो इसने की बनाया था। डेवोरिंग होते होते बस 30 फीट बचती है। अब वांगलिंग इस क्रिस्टल को सीधा निकल जाता है और एक पेन फील करता है, क्योंकि जो एनर्जी थी इसकी बॉडी के हिसाब से ज्यादा थी। मन उसका ओरिजिन सोल ये कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन इस समय इसके बॉडी में एक पावर दिखता है। अब इधर ये जमीन खत्म होते होते बस 10 फीट बची थी और वांगलिंग अब ऊपर की तरफ उछलता है। वांगलिंग की स्पीड काफी तेज हो चुकी थी और जितने पे ये खड़ा था उतना ही जमीन बचा था। बस इतना तेजी से बढ़ता है कि स्पेस में तो बहुत सारे रिफ्ट्स होते हैं, यानी स्पेस होल, और सब इसके आसपास रहते हैं। वांगलिंग एक स्पेशल रिफ्ट में एंटर कर जाता है जहां पर इसे बस डार्कनेस ही डार्कनेस इस समय दिख रहा था। और फाइनली इसमें से कितना भी स्ट्रगल करके ये बाहर निकलता है और जो भी स्पेशल रिफ्ट इसको स्पेस में दिखते हैं इन्हें अभी ये डॉज कर रहा था और ऊपर की तरफ ये जाते जाता है और फाइनली से एक भंवर सा दिखता है जो कि सेलेस्टियल रियल्म को एक दूसरे से कनेक्ट करता है हिस्सों को। और वहां पर इसे एक प्लेटफॉर्म दिखता है जहां पर कुछ लोग भी थे जो कि इसे एकदम घूर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर फाइनली ये प्रकट होता है और खून की उल्टी करता है और तुरंत ही पहले ये कुछ वॉन्डरिंग सोल्स को निकालता है। एक साथ पूरों को निकाल देता है, 10,000 या उससे ज्यादा ही होंगे, और अपने आसपास एक ब्लैक टोर्नेडो बना लेता है इनकी मदद से, यानी कि बवंडर के समान। अब ये जो लोग थे जो कि इसे घूर रहे थे वो पीछे हट जाते हैं। ये तुरंत ही कुछ पिल्स वगैरह खाता है और कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। अब ये जो वॉन्डरिंग सोल्स थे ये फॉरेन बैटल ग्राउंड के थे और इन वॉन्डरिंग सोल्स के बीच में डेविल जू लीगो भी था जो कि खुद एक वॉन्डरिंग सोल्स था, बट इसके पास एक इंटेलिजेंस था। इसे अच्छा भी लगता है कि इसके मास्टर यानी कि वांगलिंग इसे अभी भी बचा के रखे, क्योंकि जो भी इसने बाद में वांगलिंग ने डेविल्स बनाए थे वो सभी मारे जा चुके थे, अगर आपको पहले की स्टोरी पता हो तो। 3rd, 4th और 5th डेविल्स सिवाय इसके, और सेकंड डेविल जो कि लिमुआन के साथ अभी रहता है। अब यहाँ पर एक बंदा वो था जो जायन डेमन क्लैन वाला था जो कि सुजाकू प्लेनेट से आया था और ये वांगलिंग को पहचान लेता है। इस दौरान एक बंदा यहाँ पर और था जो कि एक आधी कदम आगे बढ़ता है और ये बंदा जो आगे बढ़ता है ये नासेंट सोल लेवल का था, शायद लेट फेज में, पर ये वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था। और ये ग्रे रोब्ड मैन जो कि आगे बढ़ा था ये वॉन्डरिंग सोल के करीब जाने के बाद कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और एक ब्लैक फायर सा निकलता है और वांगलिंग की तरफ ये लालच से देख रहा था और इस ब्लैक फ्लेम को वांगलिंग की तरफ उछाल देता है। अब जो वॉन्डरिंग सोल्स ऐसा गोल गोल वांगलिंग के आसपास घूम रहे थे इस ग्रे रोड मैन की तरफ देखते हैं। अब इनमें से जो 1/3 थे
वो ब्लैक फायर के उछल जाते हैं, और जो बचे 2/3 थे वो ग्रे रोब्ड मैन पे। ग्रे रोब्ड मैन जब इस चीज को देखता है, ये अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को निकालता है और वांडरिंग सोल्स की तरफ बढ़ा देता है। और वांडरिंग सोल्स को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, बस इनकी स्पीड थोड़ी सी उस तलवार की वजह से कम होती है, और ग्रे रोब्ड मैन की तरफ ये पहुंच जाते हैं और सीधा उस पर कूदने लगते हैं। मतलब इसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और इसके सोल को डिवोर करना शुरू कर देते हैं। अब ये बंदा फिर से ब्लैक फ्लेम्स को प्रकट करता है ताकि इन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकाल सके, और बाकी जो वांडरिंग सोल्स थे इस फ्लेम को कम करने लगते हैं। मतलब खुद तो खत्म हो रहे थे बट फ्लेम को खत्म कर रहे थे। कुछ मर जाते हैं बट इस फायर बॉल को वांगलिंग के 30 फीट पहले ही खत्म कर देते हैं, और जो बचे थे वो वांगलिंग को घेर के रखते हैं ताकि उस पर कोई अटैक ना कर पाए। और बाकी जो थे 2/3 वाले उस तो ग्रे रोब्ड मैन पर अटैक कर चुके थे। अब ग्रे रोब्ड मैन इसे लगता है कि यार ऐसे तो कुछ नहीं होगा, तो ये एक कॉल्ड्रन निकालता है, इसे खोलने जाता है ताकि ये अपने प्लेनेट पे लौट सके। मतलब इसको आप यूज करके अपने प्लेनेट पे यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाओगे। पर वांगलिंग की आंखें खुलती है और इस बंदे के पास जो कॉल्ड्रन था वो वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगता है, और अब इस बंदे के पसीने छूटने लगे थे। ग्रे रोब्ड मैन इसके आसपास जो फायर था जिसे ये प्रोटेक्ट कर रहा था, अब वो भी शांत हो चुका था और एक भंवर की तरफ भागने लगता है कि दूसरे सेलेस्टियल रियल्म के हिस्से में पहुंचा जा सके, पर शायद अब लेट हो चुका था। वांडरिंग सोल्स इससे भी फास्ट थे और इसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ये चीखना शुरू करता है और मर जाता है। थोड़ी समय में इसके जो चमड़ियां वो भी खत्म हो जाती, बस कंकाल बचता है, और वांडरिंग सोल काफी खुश थे। अब वांगलिंग इन्हें कमांड करता है और ये वापस लौट जाते हैं वांगलिंग के आईब्रोज वाले हिस्से में। अब वो जो जायंट डेमन क्लैन वाला बंदा था वो थोड़ा स्माइल करता है, वांगलिंग के करीब आता है और पूछता है आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आप इस स्टेट में पहुंच गए थे। वांगलिंग बताता है क्योंकि जो सेलेस्टियल रियल्म का फ्रैगमेंट था जहाँ पे मैं था वो तबाह हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। अब ये सुन करके ये बंदा भी चौंक जाता है और कहता है कि भाई मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। सेलेस्टियल रियल्म फ्रैगमेंट कोलैप्स कर जाए और कोई बच जाए, बहुत कम लोग हैं। मेरा नाम चीहू है और मैं जायंट डेमन क्लैन का हूँ। आपका नाम क्या है? वांगलिंग बोलता है बाइलक, मेरा नाम सेंग न्यू है। तो वांगलिंग ने उस समय मैंने बोला था कि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर किया था। अब उसको यहाँ पे ये लोग सेलेस्टियल जेड लिख रहे हैं, शायद उसे कंडेंस करने के बाद ये बोला जाता होगा। फिलहाल अब ये जो चीहू था ये बोलता है कहीं आप रैंक 5 के कंट्री के तो मेंबर नहीं हो, सुजाकू प्लेनेट के हमारे सदर्न पार्ट के, क्या आप सेंग फैमिली से हो? वांगलिंग मना करता है, लेकिन इसे अब बंदे को शक हो जाता है कि यार ये शेंग फैमिली का ही है, ये बस ऐसे ही बोल रहा है क्योंकि इनका जायंट डेमन क्लैन ये रैंक 4 की कंट्री से आते थे। अब चीहू बोलता है कि ब्रदर शेंग क्या मैं आपके करीब आ सकता हूँ, मुझे बात करना है। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। अब चीहू करीब आता है और एक लाइट स्क्रीन अपने हाथों से बना देता है और से मतलब, और फाइनली बोलता है कि आप मेरी मदद कर सकते हो अगर आप चाहो तो, हम सुजाकू प्लेनेट से ही आते हैं। वांगलिंग भी स्माइल करता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। अब चीहू एक जेड निकालता है और वांगलिंग को देता है कि आप इसे देखो, आप समझ जाओगे। वांगलिंग इसे अब डिवाइन सेंस से स्कैन करता है और वांगलिंग मन उसके इमोशंस एकदम ऊपर नीचे होने लगते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एक इमेज था जो कि डिवाइन सेंस से रिकॉर्ड किया गया था। एक सुंदर महल सा दिखता है जहाँ पर फूल पत्ती घास पानी एकदम साफ था, और इस पानी के ऊपर एक कॉफिन ऐसा तैर रहा था, यानी ताबूत, और उस कॉफिन पे 3 सेलेस्टियल स्वर्ड्स थे। और वांगलिंग ने ऐसे ही स्वर्ड उस ब्लैक स्केलेटन के हाथों में भी देखा था। और वांगलिंग को एक चीज समझ में आता है, ये पूरा जो ताबूत है वो सेलेस्टियल जेड से बना है, और कुछ पौधे आसपास तैर रहे थे और वो नॉर्मल पौधे नहीं थे। वांगलिंग इस टोकन को यानी जेड को चीहू को वापस देता है और शांत हो जाता है। और अब चीहू बताता है कि इस जगह को मेरे किसी एंसेस्टर ने पिछली बार देखा था, पर वो जा नहीं पाए थे क्योंकि यहाँ पर पावरफुल सेलेस्टियल बीस्ट, पावरफुल रेस्ट्रिक्शंस, सभी चीज़ लगे हुए हैं, और उन्होंने बस इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया था और वो वापस लौट गए थे। वांगलिंग कहता है यार बहुत साल हो गए, क्या पता किसी और ने ढूंढ लिया हो। पर चीहू कहता है पॉसिबल ही नहीं है, बस मैं श्योर हूँ, मैं आपको फिलहाल रीज़न नहीं बता सकता। वांगलिंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है यार 2 लोगों को उस जगह पे जाना बहुत मुश्किल होगा। अब चीहू स्माइल करता है कि मैंने एक बंदे से और पूछ लिया है तो हम 3 जाएंगे। वांगलिंग भी बोलता है मुझे कुछ दिन का समय दो। चीहू मान जाता है और कहता है फिर कि ठीक है, आप जब भी हो 1 महीने बाद मुझे कांटेक्ट करो। हाँ, अगर आप नहीं आए तो फिर मैं आपका वेट नहीं करूँगा। और एक और जेड ये वांगलिंग को देता है। ये जो जेड था यह टेलीपोर्टेशन के लिए यूज़ होता था, जैसा कि वांगलिंग को डालुओ सेक्ट से मिला था। और ये बताता है कि आप इसे बस एक्टिवेट कर देना, ये आपको टेलीपोर्ट कर देगा और हम वहीं पे मिलेंगे। अब वांगलिंग इसके बाद क्रॉसलेग्ड बैठ जाता है, रेस्ट्रिक्शन फ्लैग से खुद को घेरता है। इसका सोल बाहर निकलता है और काफ़ी दर्द में था। इस दौरान ये अपने सोल से वो जो राइस के साइज का सेलेस्टियल जेड होगा उसे बाहर निकालता है। वांगलिंग अपने सोल को अंदर फिर खींच लेता है और काफ़ी थका हुआ था।
सेलेस्टियल जेड को ये अपने बैग में रख लेता है, क्योंकि बात सीधी ऐसी थी कि जब भी ये सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में होगा तभी शायद इसे एब्जॉर्ब करके सोल ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकता है। और एक इतना ही कई लोगों के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी भी माना जाता है, क्योंकि ये सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी है। फिलहाल वांगलिंग का जो ओरिजिनल सोल था वो काफ़ी डैमेज हो चुका था। अब वांगलिंग फिलहाल वो मेटल वाला जो पीस था उसे निकालता है और वांगलिंग अब इसे स्कैन करता है। इन्फॉर्मेशन इसके माइंड में एंटर करने लगता है और इसे समझ में आता है कि जो 3 आइटम थे वहाँ पर स्केलेटन के पास, सबसे खतरनाक और सबसे सही यही है, क्योंकि इसमें मेथड था गॉड स्लेइंग कैरी आउट रिफाइन करने का। और इस पीस ऑफ मेटल को पहले हेवनली ट्रेजर सेलेस्टियल कहा जाता था। और वो जो बंदा था वो इसी की मदद से एक ऐसे लेवल पे जाना चाहता था उसे कोई मार ना पाए, बट लेकिन पूरा सेलेस्टियल रियल में कोलैप्स कर गया था, तो उसका सपना पूरा नहीं हो पाया था। और वो चाहता नहीं था कि उसकी मेहनत जो है वो बेकार जाए, तो जो भी इन्फॉर्मेशन थे उसके पास उसने इस मेटल पीस में डाल दिया था, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लोग उसे यूज़ कर पाए। पूरा मेथड, पूरा प्रोडक्शन मेथड, हर चीज़ उसने डाला था और लोकेशन भी दिया था, लेकिन मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अब वांगलिंग एक वॉर्टेक्स की तरह पड़ता है, क्योंकि उस मेटल पीस में एक लोकेशन था जहाँ पर वांगलिंग अब जा रहा था, सेलेस्टियल रियल्म के वेस्टर्न साइड में। वहाँ पर एक केव का लोकेशन था जिसमें शायद वो गॉड कैरियर या जो भी था वो पड़ा हुआ था। और वो जो स्केलेटन था उनका नाम था हेवन ट्रेजर सेलेस्टियल। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि एक टाइगर शेप माउंटेन है जहाँ पर मेरा गुफा है। रास्ते में वांगलिंग 2 लोगों से मिलता है, पर वांगलिंग को अभी तक वो लोकेशन नहीं मिला था। अब वांगलिंग ईस्टर्न साइड ऑफ सेलेस्टियल रियल्म को जाता है, क्योंकि बात ऐसी थी कि वेस्टर्न साइड का जो भी फ्रेगमेंट था वो भी तो कई हिस्सों में टूट चुका था, तो अलग अलग लोकेशन में बिखर चुका था। वांगलिंग दोबारा से उस लोकेशन पे वापस आता है जहाँ पर ये पहले कल्टीवेट कर रहा था, और फिर से आगे जाने वाला था। तभी ये 2 लोगों की आवाज़ें सुनता है। उसमें से एक बंदा वांगलिंग की तरफ चिल्लाता है कि फेलो कल्टीवेटर मुझे बचाओ। अब ये जो बंदा चिल्लाता है यह अचानक से वांगलिंग के 100 फीट के करीब प्रकट होता है। ये वही इंसेक्ट मैन था सुजाकू प्लेनेट का, जिसके अंदर वो ब्लड लस्ट वाली औरत है। वांगलिंग भी इसे पहचान जाता है। अब सामने में वो व्हाइट क्लॉथ मैन था जो कि इसको चेज करते हुए आ रहा था, और वो वांगलिंग से कहता है कि भाई ये मेरा इसका मामला है, तुम बीच में मत आओ। अब ये जो इंसेक्ट मैन था यानी यंग मैन, ये वांगलिंग से कहता है कि ये जो बंदा है व्हाइट रोब, ये मेरे सेलेस्टियल जेड को चुराना चाहता है, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम आधा आधा बांट लेंगे। पर व्हाइट रोब मैन कहता है भाई वो मेरा था, तुमने उसे चुराया है। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, ये इधर से हटने लगता है कि इनके मैटर के बीच में मैं क्यों पढ़ूं। अब वो जो इंसेक्ट मैन था वो वांगलिंग की तरफ दौड़ता है कि भाई हम सेम प्लेनेट के हैं, एक बार तो सोचो। वांगलिंग गुस्से में कहता है अब मैं वो गाली नहीं दे सकता, स्क्रैम मतलब निकल, और अगर तुम दोनों ने मुझे फॉलो किया तो दोनों को निपटा दूंगा। इशारा इसका वही था। अब ये जो यंग मैन था यानी इंसेक्ट मैन, ये उस सेलेस्टियल जेड को निकालता है और वांगलिंग की तरफ उछालकर भाग जाता है। अब व्हाइट रोब मैन वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग तो उस जेड की तरफ देखता भी नहीं है, अपने बस ऑरा से उस सेलेस्टियल जेड को व्हाइट रोब मैन की तरफ उछाल देता है। अब व्हाइट रोब मैन ये भी काफी चौंकता है और वांगलिंग को अपना नाम बताता है, थैंक्स भी बोलता है कि इसका नाम कोई शुई है, कोई शुई सेक्ट का है और सीमा यून इसका नाम है। और वांगलिंग से पूछता है तुम। वांगलिंग अपना नाम शेंग न्यू बताता है और वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है। वांगलिंग उस लोकेशन को ढूंढने में लगा था, पर तुरंत ये बंदा बोलता है सीमा यून कि भाई इधर जो भी लोकेशन है आसपास में कहीं कहीं पर भी सेलेस्टियल एनर्जी बची नहीं है, अगर आपको पता है तो बताओ, हम साथ में जा सकते हैं। अब ये जो बंदा था ये सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में था, और वांगलिंग डालुओ सेट का जो टोकन था उसे बाहर निकालता है, इसमें हल्की से अपनी ऑरा डालता है, तो पूरा जो सेलेस्टियल रियल्म था इसका मैप दिखने लगता है आसमान के बीच में, मतलब जहाँ पे ये खड़े होंगे वैसा समझो। और इस समय इसमें जो मैप में 30 फ्रैगमेंट्स थे यानी 30 हिस्से वो चमक रहे थे। अब ये व्हाइट रोब मैन भी एक मैप निकालता है जिसमें 20 फ्रैगमेंट्स चमक रहे थे। वांगलिंग एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि जो व्हाइट रोब मैन ने यानी सीमा यू ने जो मैप निकाला था उसमें वेस्टर्न साइड का हिस्सा ज़्यादा था, और दोनों एक दूसरे के मैप का जो हिस्सा था वो कॉपी कर लेते हैं। और फिलहाल सीमा यून बोलता है कि अगर कभी फ्यूचर में तुम मेरे शैटर्ड सिल्वर प्लेनेट पे है यानी इनका प्लेनेट अलग है तो मैं जरूर तुम्हारा स्वागत करूंगा। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है, और व्हाइट रोब मैन कहता है यानी सीमा यून कि उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जो अभी चुरा के भाग रहा था। और इस समय सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न साइड के उसी टाइगर शेप माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि 2 हिस्सों में टूटा हुआ था, और वांगलिंग अब यहाँ पे पहुंच चुका था क्योंकि इसे वो हिस्सा अब व्हाइट रोब मैन के मैप से पता चल चुका था। और वांगलिंग को वो गुफा भी मिल जाता है, पर गुफा को देखकर इसके चेहरे पर एक शिकन थी, क्योंकि गुफा को पहले कोई तोड़ चुका था, यानी बहुत साल पहले इसे किसी ने तोड़ दिया होगा। फिर भी वांगलिंग गुफा के अंदर जाता है, पर गुफा खाली था। वांगलिंग को निराशा होती है, पर अचानक से इसकी नज़र कहीं पे तो पड़ती है और ये एक्साइटेड हो जाता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।